और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी आ रही है। रूसी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक ने बड़ा दावा किया है और कहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की यूक्रेन छोड़कर पोलैंड पहुंच गए। रूसी न्यूज एजेंसी ने यह दावा रूस की संसद के स्पीकर के हवाले से किया है। इससे पहले जेलेंस्की ने सीधे वॉर जोन से वीडियो जारी करके कहा था कि वो यूक्रेन में ही मौजूद हैं, यानी कहीं नहीं गए हैं। मगर अब रूस के टेलीग्राम चैनल पर यह खबर आई है कि जेलेंस्की इस वक्त पोलैंड में है, यानी उन्होंने यूक्रेन छोड़ दिया है। जेलेंस्की की यूक्रेन छोड़ने की खबर के बीच एक दूसरी बड़ी खबर भी आई है, जरा वो भी आपको बता दें। रूस के रक्षा मंत्रालय ने अभी अभी एक नया वीडियो जारी किया है। डोनेट्स्क रीजन में यूक्रेन की ग्राउंड फोर्स पर बड़ा हमला हुआ है। रूस ने एक यूएवी की मदद से यूक्रेनी सेना पर गाइडेड मिसाइल दागी है। इस हमले में यूक्रेनी सेना की टुकड़ी के चीथड़े उड़ गए। हमले की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इस बीच तीसरी बड़ी खबर भी हम आपको बता दें, थर्ड वर्ल्ड वॉर को लेकर है। नेटो ने बस अभी अभी बहुत बड़ा बयान जारी किया है और कहा है कि तमाम कोशिशों के बावजूद रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है। युद्ध के खतरे में अब पूरा यूरोप आता दिख रहा है और नेटो का कहना है कि रूस का उठाया कदम पूरे यूरोप की सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी है। नेटो के मुताबिक रूस ने जानबूझकर लंबे समय से प्लानिंग करके यूक्रेन पर हमला बोला है। नेटो के मुताबिक रूस यूक्रेन के इतिहास को बदलना चाहता है। साथ ही साथ नेटो ने वर्ल्ड वॉर को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। नेटो ने कहा है कि रूस उसे मिसकैलकुलेट ना करे, रूस को किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। नेटो के मुताबिक एक देश पर हमला नेटो के हर देश पर किया गया हमला माना जाएगा। नेटो ने एक मैसेज भी यह दिया है कि वो रूस के साथ किसी प्रकार का युद्ध नहीं चाहता है। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ के जरा उनका परिचय करवा दें। मेजर जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। उसके अलावा स्टूडियो में हमारे साथ मेजर जनरल संजय मिस्टन है और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय मिस्टन साहब, पहले तो आप ही के पास आना चाहेंगे। तीन बड़ी खबरें हैं। पहली तो यह कि अब फिर से एक बार रूसी मीडिया के हवाले से खबर आई है कि जेलेंस्की जो है वो देश छोड़ चुके हैं, वो नहीं है यूक्रेन में इस वक्त। और देखिए, ये कितनी हद तक सच रिपोर्ट है इसको मैं तो नहीं मानूंगा, क्योंकि रूस ने इनको जेलेंस्की को सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना दिया है। और अगर वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैं तो ये किसने बनाया सेंटर ऑफ ग्रेविटी? एक एक्टर थे वो 3-4 साल पहले, और आज की तारीख में वो इतने पावरफुल प्रेसिडेंट हो गए कि मतलब उनका नाम तो अभी मेरे ख्याल बच्चा पूरे विश्व में जानता होगा। तो रूस ने ही उनको ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनाया है। तो मेरे ख्याल वो अपनी सेना के साथ ही रहना चाहेंगे। कोई भी प्रेसिडेंट होगा अपने ट्रुप्स को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि उन्हीं का एक इफेक्ट है जो लोगों को जोड़ रहा है, यूनिफाई कर रहा है, ये रेजिस्टेंस बिल्ड करने के लिए। और दूसरा, ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर दोनों तरफ से चलेगा, क्योंकि मैं रशियन टेलीविज़न भी देखता हूँ, उसमें और कुछ दिखाया जाता है और दूसरी जगह और कुछ दिखाया जाता है। तो अब ये हर इंसान को अपनी सोच बोझ के मुताबिक डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या विश्वास करना है या क्या नहीं है, क्योंकि प्रोपेगेंडा वॉरफेयर और सही और गलत में एक इंसान को जजमेंट करना भी कई बार मुश्किल होता है। तो मेरे को ये थोड़ा फेक न्यूज लग रहा है। जीडी बख्शी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। बख्शी साहब, क्या नेटो के इस तरह के बयान ये जाहिर कर रहे हैं कि नेटो भी पूरी तरह से हार मान चुका है? और जेलेंस्की के उस बयान का भी यहां जिक्र करूंगी जिसमें उन्होंने कह दिया कि अगर अब ना जागे तो बहुत बड़ा खामियाजा पूरे यूरोप को भुगतना होगा। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि रूस के अंदर परसेप्शन है कि उन्हें बेवजह उनकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर पिछले दशकों में उनको धकेला गया है। जब सोवियत संघ टूट गया था तो उस वक़्त जेम्स बेकर, फॉरेन सेक्रेटरी यूनाइटेड स्टेट्स, ने आश्वासन दिया था कि नेटो 1 इंच ईस्टवर्ड नहीं जाएगा। 1 इंच तो छोड़ दीजिए, 14 देश अब नेटो में हैं। और वो देखिए, 2 बार रूस के ऊपर भारी हमला हो चुका है। नेपोलियन बोनापार्ट, फिर हिटलर, तबाही मचा दी, मॉस्को तक पहुंच गए। और कोई नेचुरल बैरियर नहीं है, फ्लैट स्टेप्स हैं, प्लेन्स हैं। इसलिए रूस को जो है वो बफर स्टेट्स चाहिए। और यूक्रेन और जॉर्जिया उसकी रेड लाइन थे, बफर थे। आपने उसको धकेला, उसने रिएक्ट किया है। अब आपने, रूस ने, अमेरिका ने बोल दिया हम तो भैया लड़ने नहीं आएंगे। उकसाया आपने यूक्रेन को, लड़ा दिया और अब मरा दिया। तफसील में वो लुत्फ लेके मार रहा है यूक्रेन वालों को। शहर घेर लिए और पूरा हमारा ध्यान खींचा कीव की तरफ।
असली एडवांस उसने दक्षिण में किया है। पूरा जो सी कोस्ट है, ब्लैक सी का, सी ऑफ अजोव का, उसको काट दिया है यूक्रेन से जी। यूक्रेन को लैंडलॉक कंट्री बढ़ा दिया है। अब दक्षिण की तरफ से एडवांस करता हुआ वो कीव की तरफ जा रहा है। मतलब कि यूक्रेन का पार्टीशन तो तय है, दनीपर रिवर के दोनों साइड पे पार्टीशन तय है। और ये जो है देखिए, वो हर शहर को घेर रहा है, बड़े शहर को, पॉपुलेशन को बोल रहा है भाग जाइए, दफा हो जाइए, टाइम दे रहा है कि सिविल आबादी निकले ताकि उसके ऊपर क्या कहते हैं जेनोसाइड का आरोप ना लगे। फिर उसके बाद वो ताबड़तोड़ रूसी आर्टिलरी का बहुत इस्तेमाल करते हैं। जनरल बख्शी, जरा आपसे समझना चाहेंगे हम, नेटो देशों ने तमाम कोशिशें कर ली, यूक्रेन ने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसे किस तरह से देखेंगे आप? नहीं साहब, देखिए, अगर आप CNN की बात माने और BBC की बात माने तो यूक्रेन युद्ध जीत चुका है। मॉस्को में पुतिन साहब की हत्या होने वाली है उनके मुताबिक। ये बकवास है। देखिए साहब, एज अ मिलिट्री एनालिस्ट मेरे को ग्राउंड सिचुएशन क्या है उस पे जाना है, ना कि प्रोपेगेंडा क्या है। दोनों साइड प्रोपेगेंडा, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, डिसइंफॉर्मेशन, मास्कारोविका, इंफॉर्मात्सिया ऑपरेशंस को इसको ट्राई कर रहे हैं। वो ना केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कर रहे हैं, वो जो है सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं अजीब अजीब किस्म की तस्वीरें दिखाने के लिए कि यूक्रेन युद्ध जीत गया। मैं फिर आपको सीधा सवाल करता हूं, मान लीजिए भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है और भारत के टैंक इस्लामाबाद पहुंच जाएं, तो क्या आप बोलेंगे कि पाकिस्तान जीत रहा है? हाँ, पाकिस्तान बोलेगा वो जीत रहा है। 1971 में जब हम ढाका के अंदर पहुंच गए थे तो पाकिस्तान ये क्या कहते हैं असर्शंस कर रहा था कि लड़ाई हम जीत रहे हैं, लड़ाई हम जीत रहे हैं। ये सब प्रोपेगेंडा बकवास है। वी हैव टू गो बाय फैक्ट्स। व्हाट आर द हार्ड फैक्ट्स ऑन ग्राउंड? हार्ड फैक्ट्स ऑन ग्राउंड की रूस की फौज और यूक्रेन की फौज का कोई तुलना नहीं है साहब। बिल्कुल, और ग्राउंड रियलिटी भी लगातार सामने आ रही है कि यूक्रेन के कई बड़े हिस्से को पूरी तरह से कब्जे में ले चुका है रूस, और जेलेंस्की को किस तरीके से पुतिन असहाय बना रहे हैं सर, इस पर मैं आपसे जरूर कमेंट चाहूंगी। साथ ही ये भी कि नेटो के उस स्टेटमेंट पर भी गौर करना चाहिए कि यूरोप के कुछ बड़े हिस्सों को पूरी तरह से बड़ा खतरा पैदा हो सकता है पुतिन के इस रिएक्शन से। बिल्कुल, ये जो स्टेटमेंट आया है कि यूरोप के कुछ स्टेट्स में खतरा हो सकता है, तो ये तो बिल्कुल इसमें कोई शक ही नहीं है। पर जो आपका बेसिक सवाल है, सॉरी, कैन यू जस्ट रिपीट? मैं यही कह रही थी कि जो सर कह रहे थे अभी जीडी बख्शी कि ग्राउंड रियलिटी पर ध्यान देना चाहिए, और ये साफ हो चुका है कि जिस तरीके से यूक्रेन के बड़े हिस्से को, बड़े इलाकों को अपने कब्जे में रूस ले चुका है, पूरी तरह से पुतिन असहाय बना चुके हैं जेलेंस्की को। ओके, बिल्कुल सही है। हर चीज़ ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए करना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। आज की तारीख में सिचुएशन ये है कि रशियन फोर्सेस के पास काफ़ी हद तक कई सिटीज़ कंट्रोल में है, कुछ पार्शियल कंट्रोल में, कुछ की तरफ बढ़ रहे हैं, और कुछ एक दो सिटीज़ हैं जो टोटल कंट्रोल में है, और ख़ासकर जो साउथ और ईस्ट का इलाका है वो टोटल उनके डोमिनेशन पे। पर हमने आगे को देखना है, ये लड़ाई ख़त्म कब मानी जाएगी और आगे क्या होने वाला है। क्या कीव को कैप्चर करने के बाद लड़ाई ख़त्म हो जाएगी? मेरा जो इसमें असेसमेंट है, देखिए सबका अपना अपना असेसमेंट होता है। मेरे को लगता है क्योंकि पहली बात नेटो की तरफ से इनको हथियार एम्यूनिशन मिल रहा है, क्योंकि ओपन बॉर्डर्स हैं, 2500 किलोमीटर का वेस्टर्न बॉर्डर है जी, और इनके पास पहले से भी काफ़ी हथियार मिल चुके हैं। आज मैं किसी चैनल में वहाँ रिपोर्टर से भी पूछ रहा था, बोलता है सर हथियार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, एम्यूनिशन की प्रॉब्लम नहीं है। अब सवाल उठता है बाकी लोग जो यूक्रेन के हैं क्या वो हार मान जाएंगे? मेरे को लगता है, क्योंकि मेरा कुछ तजुर्बा अफगानिस्तान का है, हर तजुर्बे को मैं इधर प्लांट नहीं कर सकता हूँ। उधर भी यही हुआ था। रशियन जब अफगानिस्तान में गए थे 1979 से 89, उधर भी काफ़ी बमबारी हुई थी, कई गांवों को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया था। लेकिन बाद में जो रेजिस्टेंस मूवमेंट शुरू हुआ था, लोगों से उनको नफरत हो गई थी। तो हो सकता है कि वो वैसी कुछ स्थिति यहाँ हो जाए और ये लॉन्ग ड्रॉन एक गुरिल्ला वॉरफेयर चल सकता है। और मैं जनरल बख्शी की बात से टोटल सहमत हूँ कि देश दो में बट गया, कोई शक ही नहीं है। क्रीमिया पहले था और अभी ये ईस्टर्न और सदर्न इलाका पूरा कट गया है। लेकिन उसके बाद ये दोनों तरफ से शायद गुरिल्ला वॉरफेयर चलता रहेगा, तो इस रीजन में इंस्टेबिलिटी रहेगी, जिसमें यूरोप के लिए और साथ में रूस के लिए कोई अच्छी बात नहीं रहेगी। क्योंकि फाइनली देखिए
वॉर इज द लास्ट रिजॉर्ट। जी। ये मसले 99% डिप्लोमेटिक तरीके से सॉल्व करना बेहतर रहता है। जनरल बख्शी, जरा यहां भी आपसे जानना चाहेंगे हम, जिस दिन से ये युद्ध शुरू हुआ, आज 9वां दिन है, पहले से ये बात सामने आ रही थी कि रशिया, पुतिन वो चाहते हैं यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करना, और ये कहा जा रहा था कि अगर कीव गिरता है तो यूक्रेन गिर जाता है। सर, वो स्थिति कब बनती नजर आ रही है आपको? एडिटर हूं, हमने युद्ध के पहले एक वॉर गेम की थी और उसके रिजल्ट हमने लड़ाई शुरू होने के पहले जो है सोशल मीडिया पे और हमने डाल दिए थे नेट के ऊपर। उसमें हमारा अंदाज था कि 8 से 10 दिन में यह लड़ाई रूस खत्म कर लेगा, लेकिन रूस ने पहले कोशिश की कि ज़्यादा बगैर लड़े वो सरेंडर करवा ले ताकि खून खच्चर और आबादी का ज़्यादा जानी माली नुकसान ना हो। लेकिन यूक्रेन बिल्कुल नहीं माना। यूक्रेन ने जो पहले सिपाही आए थे सरेंडर लेने, एम्बुश करके उनको मार दिया, जो कि एयर असॉल्ट उनके फोर्सेस थे। अब जो है रूस भी चिढ़कर वो पूरे युद्ध के ऊपर आमादा हो गया है और अब ये हाइब्रिड वॉर से टोटल वॉर की स्थिति पे आ गई है। तो मेरा ख्याल जो हमारा ओरिजिनल एस्टिमेट था उसमें आप कोई तकरीबन 5-6 दिन और ऐड कर दीजिए, 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते में ये खत्म हो जाना चाहिए। मैं नहीं समझता रूस जो है पूरे यूक्रेन को पकड़ के रखेगा, क्योंकि वो उसका जो है अफगानिस्तान बन सकता है। वो जो है उसने जो जॉर्जिया में किया था वैसा ही करेगा। जॉर्जिया में क्या किया था, पूरे जॉर्जिया पे उसने हमला किया था काफी बड़े हिस्से पे, लेकिन फिर आखिरी में जैसे हमने बांग्लादेश खाली कर दिया था, वो उसने सारा जॉर्जिया खाली कर दिया, सिवाय अबकाज़ी के और ओसेटिया के रूसी भाषी प्रांतों को छोड़कर उसने बाकी सारा जॉर्जिया खाली कर दिया। वहां दूसरी सरकार उसने लगा दी। ठीक है। और मेरे ख्याल मुझे भी यहां यही होता लग रहा है। वो पूरा यूक्रेन, उनको भी इतनी अकल है कि बहुत फर्क पड़ गया है। देखिए, भाषा का फर्क ही के ऊपर ही तो बांग्लादेश का युद्ध हो गया था ना, उर्दू और बंगाली के ऊपर। तो ये बड़ी गहरी जाती है। वो केवल रूसी भाषाई इलाकों को रखेंगे और जो इलाके उनकी सिक्योरिटी के लिए बहुत लाजमी हैं, मतलब पूरा जो साउथ यूक्रेन है, जिसमें कि पोर्ट ऑफ ओडेसा, पोर्ट ऑफ मारियोपोल, सेवास्तोपोल ऑलरेडी उसके पास है, पूरा ब्लैक सी, अज़ोव सी से उसने यूक्रेन को काट दिया है। इसकी कुछ और डिटेल्स सर आपसे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बड़ा दावा रूसी मीडिया की तरफ से किया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की ने अब यूक्रेन छोड़ दिया है। हालांकि ब्रिटेन भी पहले उन्हें राजनीतिक शरण देने की बात कर चुका है, यहां तक कि अमेरिका ने भी कहा था कि पोलैंड में 3 विमान भेजे जाएंगे। जो बाइडेन ने यह बात भी कही थी सुरभि कि सार्वजनिक तौर पर उन्होंने ये बात कही थी कि जब वो चाहें तब उन्हें एयरलिफ्ट करके वहां से निकाला जा सकता है। ज़ेलेंस्की ने इनकार कर दिया था और यही वजह थी कि ज़ेलेंस्की टाइम टू टाइम सामने आए, तस्वीरें शेयर की, वीडियो शेयर किए, ये दिखाने के लिए कि वो यूक्रेन के लोगों के साथ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।